नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, वो कहते हैं ना कि पतंगबाज ने गुड्डी काट दी है, और वाकई में पतंगबाज ने गुड्डी काट दी। खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं, लेकिन कब आएंगे तारीख पता नहीं है। क्या 2026 में आएंगे, क्या 2027 में आएंगे, लेकिन आएंगे। अब कहां तो बातचीत बंद थी और कहां इस मुद्दे पर बात होनी शुरू हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं। अब ये जो मित्रों कहानी है, ये बहुत जबरदस्त हो गई। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को आंख दिखा रहे थे, अपमानित कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी को भी अपमानित कर रहे थे। लेकिन इधर लगातार एक डेवलपमेंट हो रहा है, जिस डेवलपमेंट को आपको जानना बेहद जरूरी है। मित्रों, डेवलपमेंट है ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई है, और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री ने जिस तरह से प्रेस के सामने कहा, हालांकि वो थोड़ी बुझी बुझी लग रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि हम अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारी अच्छी बातचीत हुई है, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हमारे आइलैंड पे, हमारे ग्रीनलैंड पे किसी का कब्जा नहीं हो। जो डर अमेरिका को है कि रसिया या चीन हमारे ऊपर कब्जा कर सकता है, इन सारे बातों पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अमेरिका के अधीन जाने के लिए तैयार नहीं हैं। स्पष्ट तरीके से ग्रीनलैंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, और ऐसा इसलिए हुआ है कि भारत में एक पतंगबाजी हुई, और पतंगबाजी किनके बीच में हुई, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। जर्मन चांसलर को लेके प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में पतंगबाजी कर रहे थे, और इसकी तस्वीर दुनिया ने देखी, इसके वीडियो को माननीय ट्रंप साहब भी देखे। इसके पहले फ्रांस ने ग्रीनलैंड और डेनमार्क को लेकर के बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि ये बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। इंग्लैंड ने भी कहा कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है यह गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इटली ने भी कहा जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पतंगबाज प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के साथ अपना रास्ता इस तरह से बढ़ाया, और इसकी थोड़ी झलक दे दी यूरोपियन कंट्रीज के देशों को, फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को खास तौर से, और कहा कि ब्रिक्स बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ब्रिक्स अमेरिका की गीदड़ भभकी में नहीं आने वाला है। ब्रिक्स अपनी तैयारी कर रहा है, अपना पैसा तैयार कर रहा है, अपना मनी तैयार कर रहा है, अपना करेंसी तैयार कर रहा है। और इसलिए अगर अमेरिका को लग रहा है कि वो डॉलर के बल पे हमें किसी भी तरीके से झुका लेगा, तो हम झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, ये संदेश दिया धीरे से। और जिस तरीके से ये बातचीत बढ़ रही थी, उससे यूरोपियन देशों को ये लग गया, खासतौर जर्मनी, फ्रांस और इटली को ये लगने लगा कि भारत, चाइना और रसिया के बीच जिस तरह से तालमेल बढ़ रहा है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस तीनों को करीब आने में भूमिका निभा रहे हैं, और उसके बाद साउथ अफ्रीका और ब्राजील भी आ रहा है, ऐसी परिस्थिति में इनके पास पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा चंक जा रहा है। यूरोपियंस को क्या चाहिए? बाजार चाहिए।
यूरोपियंस को लगा कि ब्रिक्स में तो हमारी एंट्री उस तरह से नहीं होगी, लेकिन भारत के साथ यही मौका है जब हम अपने व्यापारिक रिश्तों को सुधार लें। और अमेरिका के ऊपर जिस तरह से भारत अपनी डिपेंडेंसी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहा है, तो ये मौका है जब हम भारत के साथ अपनी मित्रता को आगे बढ़ा दें। इंग्लैंड वाले आए 200 डेलीगेशन के साथ, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। फ्रांस के साथ अभी 100 से ऊपर रफाल खरीदने का भी ऑर्डर दे रहे हैं। फ्रांस के साथ डिफेंस डील हम करने जा रहे हैं और अब तक का सबसे बड़ा हिस्टोरिक डिफेंस डील हम करने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जर्मनी को लगा कि फ्रांस भी डिफेंस डील कर रहा है, मेरे लिए भी ये मौका है कि हम भारत के साथ अपने डिफेंस डील को भी आगे बढ़ाएं और दूसरे व्यापारिक जो समझौते हैं उसमें भी आगे बढ़ाएं। तो जर्मनी ने कहा कि पहला काम तो हम ये करते हैं कि ये जो ट्रांजिट वीजा है उसकी जो जो अनिवार्यता थी उसको हम खत्म कर देते हैं। ट्रांजिट वीजा का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इसको टोकन कहते हैं। इसको कहते हैं कि भारतीय नागरिकों के ऊपर, भारतीय वीजा के ऊपर विश्वास जताना। अगर यूरोप का एक मजबूत देश जर्मनी भारत के वीजा के ऊपर विश्वास जता रहा है, इसका मतलब है कि वो सीधे सीधे ट्रंप को चिढ़ा रहा है। जिसको आप अविश्वास की नजर से देख रहे हैं, जर्मनी उस पर भरोसा दिखला रहा है, फ्रांस उस पर भरोसा जता रहा है और जर्मनी और फ्रांस के बीच में भारत ट्रेड डील कर रहा है। और उसके बाद एक पॉपुलेशन का चंक अफ्रीका मिल जाएगा, एक पॉपुलेशन का चंक ब्राजील मिल जाएगा। चाइना के साथ हम अपनी गतिविधि को संभल संभल के चलाएंगे, रसिया के साथ तो हम मित्रवत हैं और ये डिपेंडेंट मित्रता है हमारी। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलाय करते हैं, विश्वास का संबंध है रसिया और भारत के बीच में। अब ये जिस तेजी से ये गतिविधि आगे बढ़ी, अकुलाहट होने लगी ट्रंप के पास और इसी बीच ट्रंप को लगा कि ये मौका है। आप सोचिए, अपॉइंटमेंट बहुत पहले हो गया था सर्जियो गोर का। सर्जियो गोर अमेरिकन एम्बेसडर हैं भारत में, 12 जनवरी को उन्होंने पदभार संभाला और सर्जियो गोर को मिशन दिया गया है कि भारत चाइना और रसिया के फोल्ड में न जाए। अद्भुत बात यह है कि ये जो सर्जियो गोर है ना, इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। सर्जियो गोर मूलतः रसियन मूल के हैं। इनका पूरा नाम सर्जियो गोर्स्कोव है। रसियन मूल के हैं लेकिन अमेरिका में हो गए। आप फार राइट हैं। फार राइट विंग का मतलब है कि अल्ट्रा राइट विंगर हैं। 20 वर्ष की उम्र में ही सर्जियो गोर ट्रंप के नजदीक आए थे। सबसे पहले ये रिपब्लिकन एक सेनेटर के नजदीक आए, उनसे फिर धीरे धीरे इनका रिश्ता आगे बढ़ा, फिर ये अमेरिकी प्रेसिडेंट के करीब आए और फिर जब से ये अमेरिकी प्रेसिडेंट के करीब आए तब से इनकी तूती बोलने लगी। जैसे रूबियो मार्को की तूती बोलती है, ठीक उसी तरीके से सर्जियो गोर की मिलती है। सर्जियो गोर की बड़ी भूमिका है व्हाइट हाउस में, कौन अपॉइंट होगा कौन नहीं अपॉइंट होगा, इसके बारे में सर्जियो गोर सलाह देते रहे। तो एक फार राइट विंग के कैंडिडेट को भारत में एम्बेसडर बना करके भेजना और आते ही, जैसे ही उन्होंने दिल्ली में पदभार संभाला, सर्जियो गोर ने आते ही कहा कि भारत हमारा पुराना संबंधी रहा है, हमारे साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और भारत और अमेरिका एक बड़ी डेमोक्रेसी, दोनों एक बड़ी डेमोक्रेसी है, फंक्शनल डेमोक्रेसी है। दो फंक्शनल डेमोक्रेसी के बीच में स्वाभाविक रिश्ते हैं, इसलिए हम इस रिश्ते को बिगाड़ नहीं सकते हैं। सर्जियो गोर के भारत आने का सीधा इंपैक्ट पड़ोसी देश पाकिस्तान पर पड़ा है। मित्रों, पाकिस्तान को लग रहा था कि अभी ये वक्त है जब हम भारत से बदला ले सकते हैं और चूंकि भारत का रिश्ता अभी ट्रंप से थोड़ी नाराजगी का है,
भारत का कहें या नरेंद्र मोदी का कहें कि उनका रिश्ता ट्रंप से बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए यही मौका है जब हम भारत में इन्फिल्ट्रेशन कर दें, उनको डिस्टेबलाइज कर दें, वहां आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा दें। लेकिन सर्जियो गोर की जो अपॉइंटमेंट है, ये एक प्रकार से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की पुष्टि है मित्रों कि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत जैसे देश को वो खो दें, अपने पार्टनर के रूप में खो दें, और फिर भारत बाजार बन जाए जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का, इंग्लैंड का। ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि अमेरिका का जो इंसेप्शन है, अमेरिका जो बना है, वो ब्रिटिशर्स, स्पेनिश और जर्मन से बना है, फ्रेंच से बना है। ये सभी लोग जाकर के वहां अमेरिका को बनाए हैं। तो एक मौलिक लड़ाई भी है इनके बीच में। इनको लगता है कि साहब हमारा हमारा माल कहीं इनके पास ना चला जाए। हमारा माल मतलब हमारा जो भारत है, भारत में हम अपना व्यापार करते हैं, भारत हमारे साथ व्यापार करता है, हम दोनों के व्यापारिक रिश्ते हैं। अगर ये व्यापार छोड़ करके वो यूरोप चला गया, यूरोप में वो अपना माल बेचना शुरू कर दिया, यूरोप को अपना बाजार बना दिया, यूरोपियंस अमेरिका को अपना, भारत को अपना बाजार समझ लिया, तो हम कहां के रहेंगे। रसिया के साथ हमने लड़ाई छेड़ दी है, हमने चाइना के साथ लड़ाई छेड़ दी है। और अभी कुछ दिन पहले यह खबर आ रही थी, बल्कि अमेरिकन फिलोसोफर कह रहे थे कि भारत को कहना चाहिए कि हम क्वाड से बाहर जाएंगे। अब क्वाड के सदस्य जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और भारत है। अब क्वाड से अगर भारत बाहर जाता है, भारत बाहर जाए, भारत बाहर रहे, भारत अंदर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत की डिप्लोमेसी बहुत सधी हुई अंदाज में अभी आगे बढ़ रही है। लगातार ट्रंप ने अपमानित किया मोदी को, लेकिन मोदी की चुप्पी ने वो मार दी मित्रों, जिससे ट्रंप परेशान हो गए। मोदी कुछ नहीं बोले, मोदी अपना काम करते रहे। मोदी अन्य देशों के साथ अपने रिश्ते को और प्रखर करते रहे। और यही कारण है कि इंग्लैंड से जो इनका अभी इन्होंने व्यापारिक ट्रेड किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड और अमेरिका ये दोनों रिलायबल नहीं है, दोनों रिलायबल नहीं है। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें आपको शह और मात को समझना पड़ेगा। एक को पीछे ढकेलने के लिए दूसरे के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर आपको अमेरिका को 2 कदम पीछे करना है तो इंग्लैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनको अपने खेमे में लाना है। रसिया तो पहले से ही भारत के खेमे में है। लेकिन जिस तरह से संघाई में मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई, उस फोटोग्राफ ने परेशान कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। और उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह कोशिश कर रहा था कि हम कैसे भारत को साइडलाइन करें। और उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक किया। इस बीच में एप्स्टेन फाइल आता है, वेनेजुएला पर अटैक किया और वो यूरोपियन को टेस्ट करना चाह रहे थे कि यूरोप क्या रुख लेता है वेनेजुएला के ऊपर। यूरोपियंस ने मोटे तौर पर वेनेजुएला पर बहुत विद्रोह तो नहीं किया, लेकिन आलोचना की, कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन वेनेजुएला के मामले में यूरोपियन उतने मुखर होकर के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं खड़े हुए। लेकिन जब लगा कि यूरोप उतना विरोध नहीं कर रहा है, उन्होंने फौरन कहा कि हम डेनमार्क ले लेंगे और ग्रीनलैंड ले लेंगे। जब डेनमार्क और ग्रीनलैंड की बात आई तो ये दोनों यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। तो नाटो के देश जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, उनको लगा कि नहीं, ये कुछ ज्यादा कर रहे हैं ट्रंप साहब। फिर उन्होंने शुरू कर दिया क्यूबा के ऊपर, फिर कोलंबिया के ऊपर, फिर मैक्सिको के ऊपर। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी और भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। ईरान के ऊपर मैं एक अलग से विशेष वीडियो बनाऊंगा कि क्या वाकई में जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल इस्लाम है वो खतरे में है। क्या ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल इस्लाम ने जो रियल इस्लाम है उसको भी पीछे धकेल दिया है। और रियल इस्लाम जो जो शांति का, अगर कहीं थोड़ा बहुत भी उसमें है, वैसे तो बहुत कम एलिमेंट है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत एलिमेंट है भी, तो उस शांति वाले इस्लाम को पॉलिटिकल जो कट्टर ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है उसने हाशिए पर कर दिया है। तो क्या ईरान जो 1950 से ही लगातार अमेरिका और इंग्लैंड दोनों
ईरान को तबाह करता रहा है मित्रों, पूरी हिस्ट्री है। इस पर आपको मैं डिटेल हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे 1953 तक, जो 53 में जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी, उसको राजशाही से कू करवाया और फिर राजशाही को भगाने के लिए कट्टरपंथियों को लाया 1989 में, 1979 में। और उसके बाद कट्टर ये खमेनेई, आयतुल्लाह खमेनेई जो थे, जो इनके वालिद थे, उनसे चेंज करवाया और फिर उसके बाद ये खमेनेई आए। और तब से लेकर के अब दोबारा रियाज पहलवी को, अब वो कह रहे हैं कि रियाज पहलवी फिर आगे आ रहे हैं, वो फिर चाइना में अपना काम, ईरान में अपना फिर से उन्होंने शुरू कर दिया है। वो डेमोन्स्ट्रेटर को कह रहे हैं कि सड़क को सूनी मत होने दीजिए, सड़क को बिल्कुल इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया है आपके डेमोन्स्ट्रेशन को, और डोनाल्ड ट्रंप रोज कह रहा है कि आज नहीं तो कल हम अटैक कर देंगे ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर अटैक करने पर कोई यूरोप सामने नहीं आएगा, क्योंकि परंपरागत रूप से वो, उनको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल और जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है उसके खिलाफ उनको भी युद्ध लड़ना पड़ रहा है, तो वहां शायद वो ईरान के मुद्दे पर उस तरह से मुखर नहीं हो। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर तो यूरोप शांत नहीं रहेगा। और यही देख रहा था भारत दूर से कि क्या डेनमार्क और ग्रीनलैंड पर अगर यूरोप शांत रहता है तो इसका मतलब है कि दुनिया यूनिपोलर की तरफ बढ़ रही है। वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स यूनिपोलर वर्ल्ड। और इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी चौधराहट साबित करके ही मानेगा, और साबित समझिए कर दिया है। अभी तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपनी चौधराहट साबित करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, लेकिन और उनको चारों तरफ से थोड़ा बहुत एक चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। भारत उसकी बहुत मजबूत कड़ी है, और इसीलिए अमेरिका के फिलोसोफर, लॉयर्स, कुछ स्टूडेंट, प्रोफेसर वो कह रहे हैं कि मोदी को सामने आना चाहिए, भारत को सामने आना चाहिए। तो भारत बिना सामने मुखर रूप से आए हुए बस पतंग लिया और पतंगबाजी शुरू कर दी, और पतंगबाजी की तस्वीर वायरल हो गई। जर्मन चांसलर के साथ पतंगबाजी की तस्वीर हो गई, फ्रांस के मैक्रों आने वाले हैं, इंग्लैंड के आके चले गए हैं, और ब्रिक्स को कह दिया है कि हम अपना ब्रिक्स पे लागू करेंगे। अब अमेरिका को लगने लगा कि नहीं, ये वक्त है कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक तरफ तो हम युद्ध में जाकर के, कमाल की बात यह है, आप देखिए, कई ट्रिलियन डॉलर, कई बिलियन डॉलर खजाने से निकाल दिया गया है अमेरिकी सुरक्षा के नाम पर। तो ट्रंप अपना काम कर चुके हैं। हथियार कंपनियों को, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, ऑयल कंपनियों को, एक्सॉन कंपनी जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रंप अपना काम कर चुके हैं। वेनेजुएला से तेल खरीदने को लेकर के भारत ने भी सहमति दे दी है। मतलब भारत भी तेल खरीद सकता है वेनेजुएला से। यही तो ट्रंप चाहते थे कि रसिया से तेल मत खरीदो, वेनेजुएला का तेल हम ला रहे हैं ना आपके लिए बनाएंगे और बेचेंगे। वॉर लेवल पे तेल कंपनियां वेनेजुएला में एक्टिव हो गई हैं और अपना काम शुरू कर दिया है उन्होंने। अगर भारत वेनेजुएलियन ऑयल खरीदना शुरू कर देता है तो एक टैक्टिकल मूव होगा। क्या भारत रसिया को यह कन्विंस करने में कामयाबी हासिल करेगा कि साहब ये बेवकूफ आदमी है, थोड़े दिन शांत रहिए, मैं इसकी भी बात को मान लेता हूं और कुछ दिन चलते हैं, जो भी ये कहता है इसकी बात को मानते हुए थोड़ा चलते हैं, और कुछ दिन हम आपसे तेल खरीदना बंद करते हैं, कुछ दिन इसका तेल ले लेते हैं और फिर देखते हैं वो क्या कहता है। ये कहने में हो सकता है कि भारत को सफलता मिल गई हो और चाइना इसके लिए तैयार भी हो जाएगा, लेकिन रसिया इसके लिए तैयार भी हो जाएगा। रसिया को लेकिन अपनी इकोनॉमी का ख्याल है, वो नहीं चाहेगा कि भारत जैसा बाजार हमसे दूर चले जाए। लेकिन भारत जो तेल खरीद रहा था वो भारत में नहीं बिक रहा था। भारत की जो प्राइवेट कंपनी थी वो तेल खरीद रही थी रसिया से, लेकिन बेच रही थी उसको यूरोप में, दूसरे देशों में बेच रही थी। भारत में तेल नहीं बिक रहा था। 1% जो सरकार खरीदती थी वो भले ही भारत में बिक रहा था, लेकिन भारत की जो प्राइवेट कंपनियां थी, निजी कंपनियां थी, जिसको आप जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है, वो जो रसिया से तेल खरीद रही थी वो कोई भारत में बिक नहीं रही था, नहीं रही थी तेल, और वो रिफाइन होकर के यूरोपियन मार्केट में बिक रही थी, दुनिया के अन्य हिस्सों में बिक रही थी। तो भारत ये कह सकता है कि हम अभी रसिया से तेल नहीं लेंगे,
हम वेनेजुएला से लेंगे। और प्राइवेट कंपनी तो साहब कहीं भी पहुंच जाए। और अंबानी जी की हैसियत नहीं है कि वो ट्रंप साहब को नाराज कर दें। तो वो ट्रंप साहब जहां कहेंगे वहीं से वो तेल ले लेंगे। और ये तो साहब व्यापारी हैं, ट्रंप भी व्यापारी है, दो व्यापारी मिल जाएंगे। अंबानी जी कहेंगे कि आप मुझे कहिए वेनेजुएला का तेल दीजिए, मैं वेनेजुएला का तेल लेकर के रिफाइन करके और बेचता हूं। और वहां तो कोई रिफाइनरी भी नहीं है वेनेजुएला में उस तरह से। जो तेल निकालने का जो कंपनी है वो बहुत ऑब्सोलीट हो गई है, बहुत पुरानी कंपनियां हैं। अभी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तेल कंपनियों को। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तेल का एक्सकवेशन हो करके, रिफाइन हो करके बाजार में बिक जाएगा, उसके बाद तेल कंपनी को फायदा होगा। अब ये सारी बातें एक साथ मूव कर रही हैं। तो हो सकता है कि भारत के निजी कंपनी ने भी यह आश्वासन दिया हो अमेरिका को कि हम आपसे तेल खरीदेंगे। 7 से 8% तेल वो वेनेजुएला से भारत पहले भी खरीदता रहा है। तो इसलिए बीच में बंद हो गया था तेल, जब उन्होंने रसिया से लेना शुरू कर दिया। तो वेनेजुएला से भी भारत तेल खरीदने की बात स्वीकार कर सकता है। और ये ट्रंप और भारत के बीच की दोस्ती को एक अच्छा आयाम दे सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में सर्जियो जॉर्ज जब भारत आए, तो सर्जियो जॉर्ज का ये काम है कि वो, चूंकि वो फार राइट है, राइट विंगर है, और भारत में मोदी जी को भी राइट विंगर सरकार ही माना जाता है। तो राइट विंगर सरकार के बीच में एक ब्रिज के रूप में सर्जियो जॉर्ज भारत आए हैं, अमेरिका का संदेश लेकर के। और वहीं से यह खबर चली कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा कर सकते हैं। अब आप सोचिए परिस्थिति कैसे बदल रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मोदी को बुलाया नहीं था, मोदी आ गए थे मिलने के लिए, वो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था तो हम मिल लिए। और अब यह खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आना चाहते हैं, मोदी बुला नहीं रहे, डोनाल्ड ट्रंप लेकिन भारत आना चाहते हैं। ये संदेशा लेकर के जॉर्जियो सर्जियो जॉर्ज सर्जियो गोर आ गए हैं। और वो कह रहे हैं कि जल्दी ही डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात होने वाली है। अब मुलाकात 2026 में होगी कि 2027 में होगी कहना मुश्किल है। लेकिन भारत आने की बात ट्रंप के जहन में चलनी शुरू हो गई है। और उनको लग रहा है कि मोदी मेरा पुराना दोस्त है और मैंने मोदी को एंटेगोनाइज किया है, मैंने मोदी को नाराज किया है। असल कहानी यह है कि ट्रंप तो नाराज थे, जो उसके कारण मैं पहले आपको बता चुका हूं कि किन कारणों से ट्रंप नाराज हैं। लेकिन ट्रंप तो नाराज है ही है, अब उनको लग रहा है कि मोदी भी नाराज है, मोदी भी मुंह फुलाए बैठा है। तो ऐसा करते हैं, हम तो बड़े हैं, दुनिया के बड़े चौधरी हैं, हम चले जाते हैं मोदी के पास और फिर मोदी से मिलकर के मोदी को कहते हैं कि साहब हम लोग फिर से व्यापार करते हैं। तो अब ट्रंप को यह लगने लगा है कि भारत को आप अगर इस तरह से दीवाल पे आप साट देंगे, उनको हाशिए पर धकेल देंगे, तो फिर भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने के अलावा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखेंगे कि ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश भारत के फोल्ड में आएंगे। और अगर ये सब फिर इकट्ठा होकर के सारे लोग अमेरिका के खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर अमेरिका को कौन कौन सपोर्ट करेगा? कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए अमेरिका को लगता है कि हम भारत को अलग थलग करने चले थे, सच्चाई यह है कि हम खुद अलग थलग होते जा रहे हैं। और अब ट्रंप अपना पैटर्न बदलना शुरू कर दिए हैं और इसीलिए सर्जियो जॉर्ज को भारत भेजा है, सर्जियो गोर को भारत भेजा है कि आप जाइए और मोदी सरकार से राब्ता बिठाइए, हम दोनों के संबंध को थोड़ा ठीक कीजिए। राइट विंगर आप भी हैं, राइट विंग की वहां पर सरकार है, आप जाइए। तो ये मामूली पोस्टिंग नहीं है। अमेरिका का भारत में जो एम्बेसडर आए हैं उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी उनकी विचारधारा क्या है, वो क्या सोचते हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात। ये आप उम्मीद कीजिए कि जल्द ही मोदी और ट्रंप की मुलाकात की तारीख अगर आ जाए तो आप अचंभित नहीं होइएगा। जियोपॉलिटिक्स में कब कैसे कौन गांव चल रहा है, इस पर बहुत बारीक नजर रखनी पड़ती है। हम सबकी नजर है, आप भी नजर बनाए रखिए। तो उम्मीद कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी के रिश्ते जल्दी सुधरेंगे और भारत और अमेरिका के बीच में एक स्वाभाविक जो डेमोक्रेटिक वैल्यू की वजह से जो दोस्ती रहती है, वो दोस्ती, उस दोस्ती में खलल नहीं पड़ेगी और फिर से एक
वर्ल्ड ऑर्डर जो है जिसमें भारत की अपनी भूमिका होगी। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो अमेरिकन फिलोसफर ने कहा है कि भारत को 2 स्टेप आगे आना चाहिए, भारत को पिवटल रोल प्ले करना चाहिए, तो वाकई में भारत ने पिवटल रोल प्ले किया है। मतलब भारत वो एक ऐसी धुरी हो गया है कि अगर इस तरफ झुका तो पूरी दुनिया इस तरफ झुक जाएगी, और इस तरफ झुका तो पूरी दुनिया इस तरफ झुक जाएगी। क्योंकि भारत सबके लिए सबसे बड़ा बाजार है। ये बाजार है मित्रों, जो बहुत लोगों को बहुत दिनों तक बहुत दूर एक दूसरे से नहीं रख सकता है। ये बाजार है जो बहुत दिनों तक बहुत लोगों को साथ साथ रख सकता है। तो देखते हैं कौन साथ आते हैं, कौन दूर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।